ते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रहे बदलावों की जानकारी, कृषि क्षेत्र में हो रहे प्रयासों की जानकारी और साथ ही साथ गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आज के हमारे इन सेगमेंट्स में क्या कुछ खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या कुछ खास है आज सीधा मंत्रालय से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय लगातार दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयासरत है। किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के निदेशक डॉक्टर शरद कुमार द्विवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दलहन एक मुख्य प्रोटीन युक्त फसल है तथा शाकाहारियों के लिए एक मुख्य प्रोटीन का सोर्स भी है और भारत जो है उत्पादन उत्पादकता दोनों में ही प्रथम स्थान पे है तथा आयातक भी भारत दलहन का बहुत बड़ा है। इसके साथ अगर हम दलहनी फसलों को देखें तो इसमें मुख्यतः जो है आपकी अरहर है, चना है, मूंग है, उड़द है और राजमा इत्यादि आदि हैं। इन फसलों में किस प्रकार से इनका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भारत सरकार अथक प्रयास कर रही है। अगर हम 2015-16 से आज तक के आंकड़े को इस प्रकार देखें तो लगभग 50% की जो है उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी दिशा में भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम कृषि और किसान मंत्रालय के सहयोग से उठाए हैं, जिसमें से एक मुख्य है दलहनी फसलों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार जो है क्षेत्र का विस्तार हो, उत्पादन उत्पादकता बढ़े। इसके तहत किसान भाइयों को कृषि यंत्रों, सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं बीज की उपलब्धता तथा जो तकनीकी हैं उसको उनको सहायता दी जाती है तथा इसके साथ साथ जो है इसमें किस प्रकार से अग्रिम पंक्ति की जो प्रदर्शनी है वो भी की जाती है, ताकि उनको जो उन्नत प्रजातियां हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के लिए जो सहिष्णु प्रजातियां हैं उसके विषय में उनको ज्ञान हो सके। इसके साथ साथ दूसरी जो एक मुख्य है, भारत सरकार किस प्रकार से बीज की उपलब्धता बढ़े। दलहन के बीज की उपलब्धता भी एक मुख्य समस्या है। उसके लिए 150 बीज हब पूरे देश में 150 बीज हब बनाए गए हैं। इन बीज हबों का मुख्य उद्देश्य है कि दलहन की उन्नत प्रमाणित बीज जो है किसानों के लिए उपलब्ध हो सकें। इसका संचालन जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के माध्यम से विभिन्न जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो सेंटर हैं उनके क्रियान्वयन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें तीसरी कड़ी में तीसरा जो मुख्य अभी भारत सरकार ने किया है वो है आदर्श दलहन ग्राम योजना, जिसको मॉडल पल्स विलेज के नाम से भी हम जानते हैं। इस योजना के तहत 130 ऐसे दलहन आदर्श दलहन ग्राम योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जो कि 13 राज्यों के 65 जिलों में योजना क्रियान्वयन की जा रही है। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि उन क्षेत्रों को भी इसमें टारगेट में लिया गया है जहाँ पे जैसे उत्पादकता कम है लेकिन वहाँ पे क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में किस प्रकार से उत्पादकता बढ़े उसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ CFLD का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम उन्नत प्रजातियों की जो कि 10 साल से कम समय में डेवलप की गई हैं, उन प्रजातियों का प्रदर्शनी जो है किसानों के खेतों के करते हैं और इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन सब बातों से ये बात स्पष्ट हो रही है कि भारत सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि किस प्रकार भारत जो है दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बने तथा जो अभी भी हम कुछ आयात करते हैं उससे हमें जो है निजात मिल सके तथा इसके साथ साथ न केवल उत्पादन बढ़े बल्कि किसानों की आय किस प्रकार बढ़े उसके लिए भी भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आप देखें तो अरहर और उड़द की
100% खरीदारी को भी भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो भी किसान भाई अरहर उड़द उगाएंगे उसकी 100% खरीदारी नेफेड और NCCF के माध्यम से वो रजिस्टर करके इसका लाभ ले सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। यहां पर लगभग 1 एकड़ भूमि पर मातृवन बनाया जाएगा। आइए इसी पर विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पूसा संस्थान में यहाँ 4 एकड़ जमीन है, ये ने वृक्षारोपण के लिए यहाँ के लिए चुनी है। लेकिन आज हमारे कृषि और किसान कल्याण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अलग अलग हमारे जितने भी अलग अलग संस्थान है, जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र 731, वहां से भी सूचना आई है वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आईसर के जितने संस्थान है 113 उनमें पेड़ लगाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है 71 उनमें भी पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी संबंधित हमारे संस्थान कार्यालय हैं उनमें आज वृक्षारोपण का काम हमारे कर्मचारी अधिकारी साथियों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज भारतीय कृषि विज्ञान परिषद के सभी संस्थानें, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों और हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, हर जगह एक पेड़ माँ के नाम का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अभियान खड़े हैं हमारे जो पूसा संस्थान है, भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान जो नई दिल्ली में, यहाँ जो है कि हमने 4 एकड़ का एक जगह जो है कि आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम एक मातृवन का रूप में जो कि इसको हम डेवलप करेंगे। ये जो स्थान जो 4 एकड़ का मैंने बताया, इसको जो है कि हम मातृवन के रूप में इसको जो है कि धीरे धीरे डेवलप करेंगे और पूरे एरिया में जो है कि इस तरह का कार्यक्रम हम करते रहेंगे। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको अच्छी आमदनी दिलवा सकता है, बशर्ते आप इसकी बारीकियों को समझ लें। तो क्या है बकरी पालन की बारीकियां और कौन सी आपको बरतनी है सावधानियां, आइए विस्तार से जानें। के ऊपर सफेद पेंट करके भी गर्मी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो
तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बागवानी फसलों के तहत फल की 8 प्रमुख किस्मों के बारे में बात करेंगे। भारत में फलों की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है। फल की सूची में सबसे पहले बात करते हैं आम की, जो भारत का राष्ट्रीय फल है। आम की 3 प्रमुख किस्में हैं, अल्फांसो, दशहरी और केसर। ये किस्में अपनी मिठास और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अनार और अमरूद पर ध्यान देते हैं। अनार की प्रमुख किस्म है गणेश अनार, जबकि अमरूद की 2 प्रमुख किस्में हैं, लखनऊ 39 और इलाहाबादी सफेदा। ये फल विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इसके अलावा बेल और पम्मेलो जैसे फल भी महत्वपूर्ण हैं। इनकी किस्में जलवायु विशेष के अनुरूप होती हैं और इनका उपयोग पारंपरिक औषधियों में भी किया जाता है। तो दोस्तों, यह था बागवानी फसलों के तहत फल की प्रमुख 8 किस्मों पर हमारा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो सफल किसान हैं उनकी दास्तान आपको दिखाते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो सकें। तो आज के हमारे सेगमेंट में कौन से सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जानने के लिए आइए रुख करें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। प्राकृतिक खेती की खासियत ये है कि ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खेती में इस पद्धति को अपनाना किसानों के लिए जरूरत बन गई है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। इसके लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक सफल किसान शैलेंद्र सिंह की, जो गांव उपलाना हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती से होने वाले इन्हीं फायदों को जानकर इसे पूरी तरह से अपना लिया है। शैलेंद्र सिंह वर्ष 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं, चना, सरसों और अलसी लगा रखी है, जिसे वे पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और प्राप्त उपज को बाजार में बेच मुनाफा भी कमा रहे हैं। आज के समय में शुद्ध चीजें जैसे लुप्त सी होती जा रही है। खान पान में शुद्धता की कमी होने का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारे देश के किसान और पशुपालक की जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे वे शुद्ध चीजों की उपलब्धता करा सके। यही कारण है कि शैलेंद्र सिंह ने अपने फार्म पर देसी किस्मों की गाय पालन भी करते हैं, जैसे साहिवाल, हरियाणा नस्ल। इन पशुओं को दिए जाने वाला चारा भी वे अपने खेत में ही उगाते हैं, जिसे खाकर पशु स्वस्थ रहते हैं और इन्हीं देसी गायों से शुद्ध दूध भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्राप्त दूध की प्रोसेसिंग कर वे शुद्ध घी भी बनाते हैं। शुद्धता की बात करें तो आजकल जो कि मिलावटी इतना मिल रहा है और ऊपर से शुद्ध भी नहीं मिल रहा है, और HF का दूध भी मिल रहा है जो कि शुद्ध नहीं होता है। अब A2 की बात करें तो A2 मिल्क तुम्हें साहिवाल में या हरियाणा नस्ल अपनी देसी गायों में मिलेगा, जो कि हमने रखा हुआ है। हम चारा जो सा है खुद उगाते हैं, आटा हमारा है, सरसों का खल हमारा है, चने की चूरी हमारी है, और जो सा मूंग है, मूंग का जो चूरा बचता है वो भी हमारा है। तो हम ये सभी चीज़ अपनी गायों को देते हैं, जिससे कि शुद्ध ऑर्गेनिक दूध हमें उपलब्ध हो जाता है। वो फ़िलहाल हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, पर उसको प्रोसेस करके 3500 रुपये तक का हमारा घी निकल जाता है, जो कि 101% शुद्ध प्राकृतिक घी है।
शैलेंद्र सिंह अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र जाते रहते हैं ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी सी ट्रेनिंग भी ली है, जैसे डेयरी पशुपालन की ट्रेनिंग, केचुआ उत्पादन की ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार की। और हम इनको तकनीकी उत्पाद देते रहते हैं समय समय पर। जैसे अब की बार हमने इनके यहाँ पर जो हमारी पहली पंक्ति प्रदर्शनी होती है चने में वो और सरसों में, वो हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह का मानना है कि रासायनिक खेती में खर्च ज्यादा आता है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीद कर कुछ भी नहीं डालना पड़ता, जिससे किसान को अधिक फायदा होता है। शैलेंद्र सिंह के पास एक दुकान भी है। खेत से प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर वे उत्पादों को किसानों और बाजार में उपलब्ध कराते हैं। हमने जैसे कि पानीपत एक स्टोर किया है, एक हमारा असंत स्टोर है और एक करनाल है 8 सेक्टर में। तो हम सभी किसानों को आमंत्रित करते हैं जो कि प्राकृतिक या जैविक किसान हैं कि वहाँ पे आएँ, अपना माल लाएं और वहाँ पे बिना किसी कॉस्ट को पे करे वहाँ पे अपना माल बेचें, जिससे कि उनको मुनाफा हो। अगर वो सभी किसान किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कोई बल्क बायर है उसके पास जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। वो कम से कम 40% वो मांग खड़े होते हैं। अब 40% मांग जब खड़े हो जाते हैं तो उनको रेट बढ़ाना पड़ता है। रेट बढ़ाना पड़ता है तो उनका माल नहीं बिकता है। तो एक बहुत मुख्य समस्या है, जिसको देखते हुए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी किसानों को आमंत्रित कर दिया है। वहाँ पे टेबलें होंगी, वहाँ पे दोपहर का अपने चाय नाश्ता जो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपना माल बेचें और अच्छी कीमत उनको मिल जाए। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती है, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बचे रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती है, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे मसाले और सुगंधित फसलों की 4 प्रमुख किस्मों के बारे में। ये फसलें भारतीय रसोई का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। मसालों में सबसे पहले बात करते हैं मिर्च और हल्दी की। मिर्च की प्रमुख किस्में गुंतुर और ब्यादगी और हल्दी की प्रमुख किस्में सालेम और राजापुरी भारतीय व्यंजनों को विशेष स्वाद और रंग प्रदान करती हैं। इसके बाद धनिया और इलायची पर ध्यान देते हैं। धनिया की एक प्रमुख किस्म है DH225 और इलायची की किस्में मलबार और मैसूर। ये मसाले सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर हैं। तो दोस्तों, ये था मसाले और सुगंधित फसलों की प्रमुख 4 किस्मों पर हमारा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के किसान धान की फसल में नाइट्रोजन की पहली खुराक डाल लें। साथ ही यहां धान में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर जरूरी दवाएं भी छिड़क लें। बिहार में इस समय बैंगन और मिर्च के पौधे लगाए जा सकते हैं। बिहार में ही इस समय पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान आम की नई पत्तियों को फंगल रोगों से बचाने के उपाय कर लें। बिहार में इस मौसम में प्याज की बुवाई भी की जा सकती है। बिहार में भिंडी को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही बिहार में इस समय अरहर की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसान धान में ब्लाइट रोग दिखाई देने पर हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें।
यहाँ के किसान मक्के और अरहर की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। छत्तीसगढ़ में ही मूंग और उड़द में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। ओडिशा के किसान भिंडी को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। ओडिशा में ही किसान करेले को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के उपाय भी कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। ओडिशा में ही बैंगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। ओडिशा में गन्ने की फसल को शीर्ष बेधक से बचाने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं, उन योजनाओं से आपको रूबरू करवाते हैं, उनके लाभ आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे सेगमेंट में कौन सी योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं, आइए जानें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि डीएसएस एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा, साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा।
फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस, सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सुझाव है आपके पास, कोई सवाल है आपके पास, वो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि स्टार्टअप के सफर में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दिल्ली के अलीपुर में। मेरा पैशन था कि प्लांट्स का काम वो करना है, तो उसका धीरे धीरे नर्सरी में जाने स्टार्ट किया। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। मैं पुनीत सैनी आ रहा हूँ अपना स्टार्टअप सफर लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा।